अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इफ्तिखार अहमद, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो टैक्स का सिस्टम है वो एक कॉमन मैन को समझ आ सके। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप एक फाइनेंस बैकग्राउंड से ही ताल्लुक रखते हो या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हूं तो तभी आपको टैक्स की समझ आएगी। बल्कि अगर आप एक तालब इल्म हैं, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आप एक बिजनेसमैन हैं, तब भी आपको टैक्स की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको समझना बहुत जरूरी है। और हम अपने तई एक कोशिश करेंगे कि आपको टैक्स की चीजें बहुत आसानी से समझ आ जाएं। बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान में जो टैक्स इकट्ठा करने की जो जिम्मेदारी है वो एफबीआर की है, जिसका आपने बड़ा नाम सुना होगा मीडिया में भी और हेडलाइंस में भी। ये बुनियादी तौर पर रेवेन्यू डिवीजन के अंदर आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर फेडरल गवर्नमेंट का ये इदारा है। ये जो टैक्स इकट्ठा करता है ये दो तरह से इसके टैक्सेस होते हैं। एक ये टैक्स को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इस नाम से ही जाहिर है कि ये हमेशा इनकम के ऊपर चार्ज होता है। आप सैलरी ले रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपकी इसके ऊपर वो चार्ज होगा। ये प्रोपोर्शनेट होता है। जबकि इनडायरेक्ट ये वाला जो टैक्स है, ये इसकी बड़ी मिसाल जो सेल्स टैक्स है, ये डिसप्रोपोर्शनेट होता है। आपने कोई चीज खरीदी है 1 लाख रुपए की, उसके ऊपर जो आप सेल्स टैक्स पे करेंगे 8,000, 18,000, वो चाहे आप प्रेसिडेंट हैं या आप कॉमन मैन हैं, तो टैक्स सेम होगा। तो इसको बुनियादी तौर पर जब गवर्नमेंट के एफबीआर के टारगेट्स जो डायरेक्ट टैक्स से पूरे नहीं हो रहे, उसको पूरा करने के लिए फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार कर दी जाती है। अब हम आगे जाके देखेंगे कि अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स किस तरह चार्ज होते हैं, क्या चीज डायरेक्ट टैक्स में आती है, क्या इनडायरेक्ट होता है, उसकी चार्जेबिलिटी किस तरह होती है, इनपुट टैक्स क्या होता है सेल टैक्स के अंदर, आउटपुट टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, डायरेक्ट टैक्स में आगे डिफरेंट कौन कौन सी टाइप्स हैं, इसको हम डिटेल से भी स्टडी करते हैं। अच्छा, जो एक पर्सन सैलरी ले रहा है, जो सैलरी के ऊपर वो जो टैक्स पे कर रहा है, तो जितनी उसकी सैलरी ज्यादा होगी उतना उसको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। एक बंदा बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर उसको जो टैक्स देना पड़ेगा वो इनकम टैक्स कहलाएगा। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसे नहीं होता। आपने कोई भी चीज मार्केट में परचेज की है तो उसके ऊपर एक सेल्स टैक्स चार्ज किया जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने बाटा से
शूज परचेज किए हैं, उस जो उसकी वैल्यू है वो अगर 10,000 के शूज परचेज किए हैं, उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स होगा वो 18% के हिसाब से 1,800 रुपया होगा। जो इनवाइस आपको मिलेगी वो मिलेगी 11,800 की। ये वाला जो 1,800 रुपया सेल्स टैक्स पे किया जा रहा है, ये चाहे आप प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, या आप एक गरीब आदमी हैं, ये सब के ऊपर सेम ही चल रहा होगा। तो इस वजह से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो डिसप्रपोर्शनेट होते हैं, वो सब लोगों के ऊपर बराबर आते हैं। तो असल में जो टैक्स, जो एफबीआर का जो टारगेट होता है या किसी भी गवर्नमेंट का टारगेट होता है, तो वो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर चार्ज हो रहे होते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट्स की इनएफिशिएंसी की वजह से वो टारगेट्स पूरे नहीं हो पाते, तो वो सारा फोकस वो डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर करते हैं। फिर गवर्नमेंट कई दफा इसके अंदर फेयरनेस लाने के लिए कुछ ऐसी चीजें करती है जिससे थोड़ा सा पता चले कि इसके अंदर जो फेयरनेस का एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल, जो इंतहाई एसेंशियल आइटम्स होंगी, जैसे खाने पीने की चीजें हैं, एग्स हैं, मिल्क है, और कोई इंपॉर्टेंट चीजें, उसके ऊपर ये सेल्स टैक्स को या तो कम कर देते हैं, रिड्यूस रेट के ऊपर ले आते हैं, या इसको एग्जेम्प्ट कर देते हैं, सेल टैक्स नहीं लेते। इसी तरह आप गाड़ी को देखेंगे तो पहले, अभी तो इस तरह नहीं है, जैसे जो कार जितनी जो लग्जोरियस गाड़ियां होती हैं उनके ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो हायर साइड पे होगा, और जो जरा छोटी गाड़ियां होंगी उसके ऊपर सेल टैक्स कम होगा। अच्छा, इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ इनकम टैक्स और सेल टैक्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक गाड़ी ली, फॉर एग्जांपल एक कल्टस परचेज की, जो सुजुकी होगी वो एक इनवाइस इशू करेगी कस्टमर को। फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि जो उसकी वैल्यू थी गाड़ी की वो थी 40 लाख, और उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स था वो, उसके ऊपर सेल टैक्स उसने चार्ज किया। फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं 7,20,000। जो टोटल कस्टमर उनको पैसे देगा वो देगा 47,20,000। अब ये जो कस्टमर ने जो सेल, ये वाला जो 7,20,000 रुपया है, ये कस्टमर ने पे किया है, और ये इनकम सुजुकी की नहीं है। सुजुकी के 4 मिलियन ही है, लिए तो उसने
4.7 मिलियन, लेकिन उसमें से 7,20,000 रुपया वो सेल्स टैक्स की मद में गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। तो ये 7,20,000 हो गया कस्टमर के लिए इनडायरेक्ट टैक्स। अब सुजुकी ने जितनी भी गाड़ियां बेची होंगी, हम फॉर एग्जांपल ये एक ही गाड़ी बेची है, तो उसकी जो सेल प्राइस सुजुकी की जो रेवेन्यू है उसके लिए 4 मिलियन होगा। इसमें से वो अपनी कॉस्ट ऑफ सेल वो माइनस करेगी, फॉर एग्जांपल वो है 3 मिलियन। तो सुजुकी को जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 1 मिलियन, ये उसको प्रॉफिट हो गया। अब इसके ऊपर सुजुकी 29% टैक्स देगी। ये 2,90,000 ये सुजुकी के लिए डायरेक्ट टैक्स है। तो इस सारी ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी आपने देखी सुजुकी की गाड़ी की, तो उसमें जो 7,20,000 रुपया सेल्स टैक्स था, ये कस्टमर ने पे किया, इसका सुजुकी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। और सुजुकी ने जो पैसा कमाया, जो 4 मिलियन उसकी सेल प्राइस थी, उसमें से उसने जितना उसका पैसा लगा उसमें माइनस करने के बाद जितना उसको प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर उसने टैक्स दिया, वो 2,90,000 रुपया हो गया। ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। अब इसमें भी हम थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करते हैं आगे, जो सेल्स टैक्स के ऊपर सेल्स टैक्स को किस तरह लेके चलते हैं। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सुजुकी ने एक ही गाड़ी बेची, तो जो टैक्स सुजुकी ने अपनी गाड़ी बेचते वक्त चार्ज किया उसको कहते हैं आउटपुट टैक्स। इस एग्जांपल में आपने देखा कि जो आउटपुट टैक्स था वो 7,20,000। क्या ये सारे का सारा ये गवर्नमेंट को जमा करवा देगा? नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। वो क्या करेगा कि इस 7,20,000 में से ऑलरेडी जो वो टैक्स जमा करवा चुका होगा वो उसमें से माइनस करेगा। वो कहां जमा करवा चुका होगा, कैसे जमा करवा चुका होगा, आइए उसको भी हम एक एक करके देखते हैं। उसने जो टैक्स, फॉर एग्जांपल उसने उसके कंपोनेंट खरीदे, इंपोर्ट किए, तो इंपोर्ट के वक्त भी उसने सेल्स टैक्स दिया होगा 1,00,000 रुपया, फर्ज कर रहे हैं हम। उसके बाद उसने इलेक्ट्रिसिटी यूज की, उसके ऊपर उसने टैक्स दिया 20,000 रुपया। उसने कुछ और सर्विसेज परचेज की कंसल्टेंट्स के लिए, तो उसके ऊपर उसने सेल टैक्स चार्ज किया 10,000 रुपया। तो टोटल वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को टैक्स जो दे चुका है इनवाइस के अंदर, तो वो दे चुका है 1,30,000। ये 1,30,000 उसका लिए क्या है, ये है इनपुट टैक्स। ये 1,30,000 रुपया वो माइनस करेगा, बाकी रिमेनिंग अमाउंट अपनी सेल्स टैक्स की रिटर्न के साथ 5,90,000 रुपया वो जमा करवा देगा। ये एक बहुत बेसिक ओवरव्यू है। हम इसको डिटेल में हम इसको समझेंगे आगे, इसकी तमाम डिटेल्स में जाएंगे कि ये आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स की जस्टिफिकेशन किस तरह ये काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसको हम बड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ इसका एक ओवरऑल
एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पर जो जो टैक्स, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें किस तरह इसके अंदर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस में फर्क क्या है और सेल टैक्स चार्ज कैसे होता है, इसको हमने बड़ा माइन्यूटली, बहुत ओवरव्यूज कह लिया। अभी हम इसको देखते हैं। फिलहाल हम जो इनकम टैक्स है वो उसका हम एक ब्रीफ सा एक ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद फिर हम तमाम चीजों को डिटेल से देखेंगे। अच्छा, बुनियादी तौर पर इनकम टैक्स में भी ये दो चीजें होती हैं, दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, दो तरह से ये टैक्सेशन इसकी हो रही होती है। एक को कहते हैं एनटीआर और दूसरा होता है एफटीआर। एनटीआर का मतलब होता है नॉर्मल टैक्स रिजीम और एफटीआर का मतलब ये होता है फाइनल टैक्स रिजीम। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, एफटीआर क्या होता है। एफटीआर का मतलब ये है कि जो टैक्स आपने पे कर दिया वो फाइनल है, आपको मजीद कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मसलन आपने बैंक में पैसे रखवाए जिसकी वजह से आपको बैंक प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, तो बैंक क्या करेगा, आपका 15,000 रुपया काटेगा, 85,000 रुपया आपके बैंक अकाउंट में प्रॉफिट ऐड कर देगा, ये 15,000 रुपया वो जमा करवा देगा गवर्नमेंट को। तो ये आपकी जो 85,000 की इनकम हो गई और ये आपकी फुल एंड फाइनल है, आपको दोबारा इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह आपने एक कंपनी में शेयर्स खरीदे हुए थे, उसकी वजह से आपको कैपिटल गेन हुआ, आपने 1 लाख के शेयर खरीदे थे, आपने बेचे 2 लाख के, आपको प्रॉफिट हुआ 1 लाख। 1 लाख के ऊपर आपका 15,000 रुपया 15% टैक्स कट जाएगा, वो बनेगा 15,000। ये भी आपका फुल एंड फाइनल होगा, ये जो कैपिटल गेन का टैक्स। इसी तरह आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, वहां से आपको डिविडेंड मिला, तो ये भी फुल एंड फाइनल होता है। इन केस में जो हम एफटीआर बात कर रहे हैं, इस केस में कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं होता। जो आपकी ग्रॉस इनकम होती है उसी के ऊपर ही टैक्स लगता है। ऊपर आप देख लें, जो भी आपने प्रॉफिट कमाया उसके अंदर किसी किस्म का कोई एक्सपेंस, आप चाहे प्रॉफिट देख लें, चाहे कैपिटल गेन देख लें, चाहे डिविडेंड देख लें, आपको किसी जगह पे एक्सपेंस नहीं चार्ज करने दिया जाएगा, आपको एक्सपेंस की इजाजत नहीं है। ग्रॉस अमाउंट के ऊपर ही एक अमाउंट लगेगी और आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। जबकि एनटीआर के केस में ऐसा नहीं होता। अब एनटीआर में मेंस हेड कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं हम। एक है सैलरी, सैलरी के ऊपर टैक्स होता है। अमूमन आमतौर पर जो सैलरी की इनकम होती है उसके ऊपर जो एम्प्लॉयर होता है वो ऑलरेडी टैक्स काट के ही वो दे रहा होता है। उसके बाद दूसरा इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट जो वो है प्रॉपर्टी इनकम। आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है
तो उसके ऊपर जो आपको पैसे मिलेंगे वो उसको प्रॉपर्टी इनकम कहते हैं, वो भी एनटीआर का पार्ट है। उसके बाद मेन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है बिजनेस। जैसे हमने ऊपर देखा था सुजुकी के केस में कि उसका जो नेट प्रॉफिट था, ये सारा ये निकालने के बाद ये जो 1 लाख आया था, ये उसकी बिजनेस इनकम है। बिजनेस इनकम ये बड़ा डिटेल में हम इसको स्टडी करेंगे कि बिजनेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं और जो नेट इनकम बचती है जिसको टैक्सेबल इनकम कहते हैं वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। फिलहाल हम इसका सिर्फ हेड्स देख रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है कुछ कैपिटल गेन्स भी इसमें शामिल होते हैं। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इधर भी मैंने कैपिटल गेन बताया था। कुछ कैपिटल गेन एफटीआर में होते हैं और कुछ एनटीआर में होते हैं, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और उसके बाद अदर सोर्सेस, ये बुनियादी तौर पर ये 5 हेड होते हैं जिसकी इनकम एनटीआर के अंदर जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि एक बंदा है जो सैलरी ले रहा है, एक इंडिविजुअल है, उसकी क्योंकि कंपनी की तो सैलरी नहीं हो सकती, एओपी की भी सैलरी नहीं हो सकती, तो एक इंडिविजुअल है, उसकी सैलरी है 1 मिलियन। उसको रेंट आ रहा है 5 लाख। उसने जो बिजनेस इनकम उसने बिजनेस किया पूरे साल में, जो बिजनेस इनकम वो उसको हुई 2 लाख। अदर सोर्सेज में उसको आया 1 लाख। तो ये जब एक चीज हम और ऐड कर लेते हैं, उसको डिविडेंड मिला 5 लाख। अब उसकी टैक्सेशन कैसे होगी? जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो डिविडेंड है ये एफटीआर की इनकम है, इसके ऊपर जो टैक्स कट गया उसके लिए फुल एंड फाइनल हो गया। ये बाकी जो इनकम है उसके लिए ये एफटीआर की बजाय एनटीआर की इनकम्स है, इसका सबका टोटल हो करेंगे। ये टोटल 1.8 मिलियन की इनकम बन गई। अब इस 1.8 मिलियन की इनकम के ऊपर उसको टैक्स लगेगा। अब वो टैक्स कैसे लगेगा, ये इसमें एक और पॉइंट आ जाता है। टैक्स उसको स्लैब रेट के ऊपर लगेंगे। अब स्लैब रेट, क्योंकि ये इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट भी 2 तरह के हैं। एक स्लैब रेट है सैलरी का और दूसरा है स्लैब रेट अदर देन सैलरी। अच्छा, ये इसकी कैलकुलेशन डिपेंड करती है कि सैलरी कौन, किसको हम सैलरी कहेंगे, किसको हम अदर देन सैलरी स्लैब कहेंगे। क्योंकि सैलरी के जो स्लैब रेट्स हैं उसमें टैक्स कम है, लोअर साइड पे, यहां पे थोड़ा सा टैक्स हायर साइड पे है। तो अब इसका डिसीजन किस चीज के ऊपर होगा? इसका डिसीजन होगा अगर हमारी किसी भी इंडिविजुअल की सैलरी की इनकम टोटल इनकम का 75% हो, ये टोटल इनकम आ गई। 75% हो
तो वो सैलरीड इन क्लास कहलाएगी, सैलरीड पर्सन कहलाएगा। अदरवाइज वो अदर देन सैलरी में चला जाएगा। अब हम अब डिवाइड करें इस केस को, अगर हम देखें, अगर आप 1 मिलियन को टोटल इनकम के ऊपर डिवाइड करें तो इसका जो आंसर है वो 75% से कम आएगा। ये लेस देन 75% है। तो अब इसमें सूरत में ये कौन सी क्लास बनी, कौन से टैक्स लगेंगे इसके ऊपर? अदर देन सैलरीड क्लास वाले टैक्स लगेंगे इसके ऊपर। अब हम स्लैब रेट को देखते हुए डिसाइड करेंगे कि अब इसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। तो अब टोटल ये हमें आइडिया हो गया कि इसकी टोटल इनकम जो है वो 18 लाख है, और ये भी फैसला हो गया कि ये सैलरीड क्लास नहीं है, अदर देन सैलरीड क्लास है। तो अब फर्स्ट शेड्यूल में जाकर इसके ऊपर जो रेट लगेंगे, आप फर्स्ट स्केड्यूल में जाके हमें इसके रेट लगा के इसको करना पड़ेगा। ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, यहां से ही हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे, आगे हम इसका पूरा केस बिल्ड करेंगे कि मजीद टैक्सेशन किस तरह होगी। थैंक यू। अच्छा, जो एक पर्सन सैलरी ले रहा है, जो सैलरी के ऊपर वो जो टैक्स पे कर रहा है, तो जितनी उसकी सैलरी ज्यादा होगी उतना उसको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। एक बंदा बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर उसको जो टैक्स देना पड़ेगा वो इनकम टैक्स कहलाएगा। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसे नहीं होता। आपने कोई भी चीज मार्केट में परचेज की है तो उसके ऊपर एक सेल्स टैक्स चार्ज किया जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने बाटा से शूज परचेज किए हैं, उस जो उसकी वैल्यू है वो अगर 10,000 के शूज परचेज किए हैं, उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स होगा वो 18% के हिसाब से 1,800 रुपया होगा। जो इनवाइस आपको मिलेगी वो मिलेगी 11,800 की। ये वाला जो 1,800 रुपया सेल्स टैक्स पे किया जा रहा है, ये चाहे आप प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, या आप एक गरीब आदमी हैं, ये सब के ऊपर सेम ही चल रहा होगा। तो इस वजह से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो डिसप्रपोर्शनेट होते हैं, वो सब लोगों के ऊपर बराबर आते हैं। तो असल में जो टैक्स, जो एफबीआर का जो टारगेट होता है या किसी भी गवर्नमेंट का टारगेट होता है, तो वो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर चार्ज हो रहे होते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट्स की इनएफिशिएंसी की वजह से वो टारगेट्स पूरे नहीं हो पाते, तो वो सारा फोकस वो डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर करते हैं। फिर गवर्नमेंट कई दफा इसके अंदर फेयरनेस लाने के लिए कुछ ऐसी चीजें करती है जिससे थोड़ा सा पता चले कि इसके अंदर जो फेयरनेस का एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल, जो इंतहाई एसेंशियल आइटम्स होंगी, जैसे खाने पीने की चीजें हैं, एग्स हैं,
मिल्क है और कोई इंपॉर्टेंट चीजें, उसके ऊपर ये सेल्स टैक्स को या तो कम कर देते हैं, रिड्यूस रेट के ऊपर ले आते हैं, या इसको एग्जेम्प्ट कर देते हैं, सेल टैक्स नहीं लेते। इसी तरह आप गाड़ी को देखेंगे तो पहले, अभी तो इस तरह नहीं है, जो जैसे जो कार जितनी जो लग्जोरियस गाड़ियां होती हैं उनके ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो हायर साइड पे होगा, और जो जरा छोटी गाड़ियां होंगी उसके ऊपर सेल टैक्स कम होगा। अच्छा, इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ इनकम टैक्स और सेल टैक्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक गाड़ी ली, फॉर एग्जांपल एक कल्टस परचेज की, जो सुजुकी होगी, वो एक इनवाइस इशू करेगी कस्टमर को। फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि जो उसकी वैल्यू थी गाड़ी की, वो थी 40 लाख, और उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स था वो, उसके ऊपर सेल टैक्स उसने चार्ज किया। फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं 7,20,000। जो टोटल कस्टमर उनको पैसे देगा वो देगा 47,20,000। अब ये जो कस्टमर ने जो सेल, ये वाला जो 7,20,000 रुपया है, ये कस्टमर ने पे किया है, और ये इनकम सुजुकी की नहीं है। सुजुकी के 4 मिलियन ही है, लिए तो उसने 4.7 मिलियन, लेकिन उसमें से 7,20,000 रुपया वो सेल्स टैक्स की मद में गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। तो ये 7,20,000 हो गया कस्टमर के लिए इनडायरेक्ट टैक्स। अब सुजुकी ने जितनी भी गाड़ियां बेची होंगी, हम फॉर एग्जांपल ये एक ही गाड़ी बेची है, तो उसकी जो सेल प्राइस, सुजुकी की जो रेवेन्यू है, उसके लिए 4 मिलियन होगा। इसमें से वो अपनी कॉस्ट ऑफ सेल वो माइनस करेगी। फॉर एग्जांपल वो है 3 मिलियन। तो सुजुकी को जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 1 मिलियन। ये उसको प्रॉफिट हो गया। अब इसके ऊपर सुजुकी 29% टैक्स देगी। ये 2,90,000 ये सुजुकी के लिए डायरेक्ट टैक्स है। तो इस सारी ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी आपने देखी सुजुकी की गाड़ी की, तो उसमें जो 7,20,000 रुपया सेल्स टैक्स था, ये कस्टमर ने पे किया, इसका सुजुकी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। और सुजुकी ने जो पैसा कमाया, जो 4 मिलियन उसकी सेल प्राइस थी, उसमें से उसने जितना उसका पैसा लगा, उसमें माइनस करने के बाद जितना उसको प्रॉफिट हुआ, उसके ऊपर उसने टैक्स दिया, वो 2,90,000 रुपया हो गया। ये डायरेक्ट टैक्स हो गया।
अब इसमें भी हम थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करते हैं आगे, जो सेल्स टैक्स के ऊपर सेल्स टैक्स को किस तरह लेके चलते हैं। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सुजुकी ने एक ही गाड़ी बेची, तो जो टैक्स सुजुकी ने अपनी गाड़ी बेचते वक्त चार्ज किया उसको कहते हैं आउटपुट टैक्स। इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि जो आउटपुट टैक्स था वो 7,20,000। क्या ये सारे का सारा ये गवर्नमेंट को जमा करवा देगा? नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। वो क्या करेगा कि इस 7,20,000 में से ऑलरेडी जो वो टैक्स जमा करवा चुका होगा वो उसमें से माइनस करेगा। वो कहां जमा करवा चुका होगा, कैसे जमा करवा चुका होगा, आइए उसको भी हम एक एक करके देखते हैं। उसने जो टैक्स, फॉर एग्जांपल उसने उसके कंपोनेंट खरीदे, इंपोर्ट किए, तो इंपोर्ट के वक्त भी उसने सेल्स टैक्स दिया होगा 1,00,000 रुपया, फर्ज कर रहे हैं हम। उसके बाद उसने इलेक्ट्रिसिटी यूज की, उसके ऊपर उसने टैक्स दिया 20,000 रुपया। उसने कुछ और सर्विसेज परचेज की कंसल्टेंट्स के लिए, तो उसके ऊपर उसने सेल टैक्स चार्ज किया 10,000 रुपया। तो टोटल वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को टैक्स जो दे चुका है इनवाइस के अंदर, तो वो दे चुका है 1,30,000। ये 1,30,000 उसका लिए क्या है, ये है इनपुट टैक्स। ये 1,30,000 रुपया वो माइनस करेगा, बाकी रिमेनिंग अमाउंट अपनी सेल्स टैक्स की रिटर्न के साथ 5,90,000 रुपया वो जमा करवा देगा। ये एक बहुत बेसिक ओवरव्यू है। हम इसको डिटेल में हम इसको समझेंगे आगे, इसकी तमाम डिटेल्स में जाएंगे कि ये आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स की जस्टिफिकेशन किस तरह ये काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसको हम बड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ इसका एक ओवरऑल एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पर जो टैक्स, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें किस तरह इसके अंदर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस में फर्क क्या है और सेल टैक्स चार्ज कैसे होता है, इसको हमने बड़ा माइन्यूटली, बहुत ओवरव्यू इसका लिया। अभी हम इसको देखते हैं। फिलहाल हम जो इनकम टैक्स है वो उसका हम एक ब्रीफ सा एक ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद फिर हम तमाम चीजों को डिटेल से देखेंगे। अच्छा, बुनियादी तौर पर इनकम टैक्स में भी ये दो चीजें होती हैं, दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। दो तरह से ये टैक्सेशन इसकी हो रही होती है। एक को कहते हैं एनटीआर और दूसरा होता है एफटीआर। एनटीआर का मतलब होता है नॉर्मल टैक्स रिजीम और एफटीआर का मतलब ये होता है फाइनल टैक्स रिजीम। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, एफटीआर क्या होता है। एफटीआर का मतलब ये है कि जो टैक्स आपने पे कर दिया वो फाइनल है, आपको मजीद कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मसलन आपने बैंक में पैसे रखवाए जिसकी वजह से आपको बैंक प्रॉफिट हुआ 1,00,000 का, तो बैंक क्या करेगा, आपका 15,000 रुपया काटेगा, 85,000 रुपया आपके बैंक अकाउंट में प्रॉफिट ऐड कर देगा, ये 15,000 रुपया वो जमा करवा देगा गवर्नमेंट को। तो ये आपकी जो 85,000 की इनकम हो गई और ये आपकी फुल एंड फाइनल है,
आपको दोबारा इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह आपने एक कंपनी में शेयर्स खरीदे हुए थे, उसकी वजह से आपको कैपिटल गेन हुआ। आपने 1 लाख के शेयर खरीदे थे, आपने बेचे 2 लाख के, आपको प्रॉफिट हुआ 1 लाख। 1 लाख के ऊपर आपका 15,000 रुपया 15% टैक्स कट जाएगा, वो बनेगा 15,000। ये भी आपका फुल एंड फाइनल होगा, ये जो कैपिटल गेन का टैक्स। इसी तरह आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, वहां से आपको डिविडेंड मिला, तो ये भी फुल एंड फाइनल होता है। इन केस में जो हम एफटीआर बात कर रहे हैं, इस केस में कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं होता। जो आपकी ग्रॉस इनकम होती है उसी के ऊपर ही टैक्स लगता है। ऊपर आप देख लें, जो भी आपने प्रॉफिट कमाया उसके अंदर किसी किस्म का कोई एक्सपेंस, आप चाहे प्रॉफिट देख लें, चाहे कैपिटल गेन देख लें, चाहे डिविडेंड देख लें, आपको किसी जगह पे एक्सपेंस नहीं चार्ज करने दिया जाएगा। आपको एक्सपेंस की इजाजत नहीं है। ग्रॉस अमाउंट के ऊपर ही एक अमाउंट लगेगी और आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। जबकि एनटीआर के केस में ऐसा नहीं होता। अब एनटीआर में मेंस हेड कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं हम। एक है सैलरी। सैलरी के ऊपर टैक्स होता है। अमूमन आमतौर पर जो सैलरी की इनकम होती है उसके ऊपर जो एम्प्लॉयर होता है वो ऑलरेडी टैक्स काट के ही वो दे रहा होता है। उसके बाद दूसरा इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट जो वो है प्रॉपर्टी इनकम। आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है तो उसके ऊपर जो आपको पैसे मिलेंगे वो उसको प्रॉपर्टी इनकम कहते हैं, वो भी एनटीआर का पार्ट है। उसके बाद मेन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है बिजनेस। जैसे हमने ऊपर देखा था सुजुकी के केस में कि उसका जो नेट प्रॉफिट था ये सारा ये निकालने के बाद ये जो 1 लाख आया था ये उसकी बिजनेस इनकम है। बिजनेस इनकम ये एक बड़ा डिटेल में हम इसको स्टडी करेंगे कि बिजनेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं और जो नेट इनकम बचती है जिसको टैक्सेबल इनकम कहते हैं वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। फिलहाल हम इसका सिर्फ हेड्स देख रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है कुछ कैपिटल गेन्स भी इसमें शामिल होते हैं। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इधर भी मैंने कैपिटल गेन बताया था। कुछ कैपिटल गेन एफटीआर में होते हैं और कुछ एनटीआर में होते हैं, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और उसके बाद अदर सोर्सेस, ये बुनियादी तौर पर ये 5 हेड होते हैं जिसकी इनकम एनटीआर के अंदर जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि एक बंदा है जो सैलरी ले रहा है, एक इंडिविजुअल है, उसकी क्योंकि कंपनी की तो सैलरी नहीं हो सकती, एओपी की भी सैलरी नहीं हो सकती, तो एक इंडिविजुअल है उसकी सैलरी है 1 मिलियन। उसको रेंट आ रहा है 5 लाख। उसने जो बिजनेस इनकम
उसने बिजनेस किया पूरे साल में, जो बिजनेस इनकम वो उसको हुई 2 लाख। अदर सोर्सेज में उसको आया 1 लाख। तो ये जब एक चीज हम और ऐड कर लेते हैं, उसको डिविडेंड मिला 5 लाख। अब उसकी टैक्सेशन कैसे होगी? जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो डिविडेंड है ये एफटीआर की इनकम है, इसके ऊपर जो टैक्स कट गया उसके लिए फुल एंड फाइनल हो गया। ये बाकी जो इनकम है उसके लिए ये एफटीआर की बजाय एनटीआर की इनकम्स है। इसका सबका टोटल हो करेंगे, ये टोटल 1.8 मिलियन की इनकम बन गई। अब इस 1.8 मिलियन की इनकम के ऊपर उसको टैक्स लगेगा। अब वो टैक्स कैसे लगेगा, ये इसमें एक और पॉइंट आ जाता है। टैक्स उसको स्लैब रेट के ऊपर लगेंगे। अब स्लैब रेट, क्योंकि ये इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट भी 2 तरह के हैं। एक स्लैब रेट है सैलरी का और दूसरा है स्लैब रेट अदर देन सैलरी। अच्छा, ये इसकी कैलकुलेशन डिपेंड करती है कि सैलरी कौन, किसको हम सैलरी कहेंगे, किसको हम अदर देन सैलरी स्लैब कहेंगे। क्योंकि सैलरी के जो स्लैब रेट्स हैं उसमें टैक्स कम है, लोअर साइड पे, यहां पे थोड़ा सा टैक्स हायर साइड पे है। तो अब इसका डिसीजन किस चीज के ऊपर होगा? इसका डिसीजन होगा अगर हमारी किसी भी इंडिविजुअल की सैलरी की इनकम टोटल इनकम का 75% हो, ये टोटल इनकम आ गई। सेवेंटी 75% हो तो वो सैलरीड इन क्लास कहलाएगी, सैलरीड पर्सन कहलाएगा। अदरवाइज वो अदर देन सैलरी में चला जाएगा। अब हम अब डिवाइड करें इस केस को, अगर हम देखें तो अगर आप 1 मिलियन को ये टोटल इनकम के ऊपर डिवाइड करें तो इसका जो आंसर है वो 75% से कम आएगा, ये लेस देन 75% है। तो अब इसमें सूरत में ये कौन सी क्लास बनी, कौन से टैक्स लगेंगे इसके ऊपर? अदर देन सैलरीड क्लास वाले टैक्स लगेंगे इसके ऊपर। अब हम स्लैब रेट को देखते हुए डिसाइड करेंगे कि अब इसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। तो अब टोटल ये हमें आइडिया हो गया कि इसकी टोटल इनकम जो है वो 18 लाख है, और ये भी फैसला हो गया कि ये सैलरीड क्लास नहीं है, अदर देन सैलरीड क्लास है। तो अब फर्स्ट शेड्यूल में जाकर इसके ऊपर जो रेट लगेंगे, आप फर्स्ट स्केड्यूल में जाके हमें इसके रेट लगा के इसको करना पड़ेगा। ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, यहां से ही हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे, आगे हम इसका पूरा केस बिल्ड करेंगे कि मजीद टैक्सेशन किस तरह होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इफ्तिखार अहमद, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो टैक्स का सिस्टम है वो एक कॉमन मैन को समझ आ सके।
इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप एक फाइनेंस बैकग्राउंड से ही ताल्लुक रखते हो या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हूं तो तभी आपको टैक्स की समझ आएगी। बल्कि अगर आप एक तालब इल्म हैं, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या आप एक बिजनेसमैन हैं, तब भी आपको टैक्स की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको समझना बहुत जरूरी है। और हम अपने तई एक कोशिश करेंगे कि आपको टैक्स की चीजें बहुत आसानी से समझ आ जाएं। बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान में जो टैक्स इकट्ठा करने की जो जिम्मेदारी है वो एफबीआर की है, जिसका आपने बड़ा नाम सुना होगा मीडिया में भी और हेडलाइंस में भी। ये बुनियादी तौर पर रेवेन्यू डिवीजन के अंदर आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर फेडरल गवर्नमेंट का ये इदारा है। ये जो टैक्स इकट्ठा करता है, ये दो तरह से इसके टैक्सेस होते हैं। एक ये टैक्स को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इस नाम से ही जाहिर है कि ये हमेशा इनकम के ऊपर चार्ज होता है। आप सैलरी ले रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपकी इसके ऊपर वो चार्ज होगा। ये प्रोपोर्शनेट होता है। जबकि इनडायरेक्ट ये वाला जो टैक्स है, ये इसकी बड़ी मिसाल जो सेल्स टैक्स है, ये डिसप्रोपोर्शनेट होता है। आपने कोई चीज खरीदी है 1 लाख रुपए की, उसके ऊपर जो आप सेल्स टैक्स पे करेंगे 8,000 18,000, वो चाहे आप प्रेसिडेंट हैं या आप कॉमन मैन हैं, तो टैक्स सेम होगा। तो इसको बुनियादी तौर पर जब गवर्नमेंट के एफबीआर के टारगेट्स जो डायरेक्ट टैक्स से पूरे नहीं हो रहे, उसको पूरा करने के लिए फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार कर दी जाती है। अब हम आगे जाके देखेंगे कि अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स किस तरह चार्ज होते हैं, क्या चीज डायरेक्ट टैक्स में आती है, क्या इनडायरेक्ट होता है, उसकी चार्जेबिलिटी किस तरह होती है, इनपुट टैक्स क्या होता है सेल टैक्स के अंदर, आउटपुट टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, डायरेक्ट टैक्स में आगे डिफरेंट कौन कौन सी टाइप्स हैं, इसको हम डिटेल से भी स्टडी करते हैं। अच्छा, जो एक पर्सन सैलरी ले रहा है, जो सैलरी के ऊपर वो जो टैक्स पे कर रहा है, तो जितनी उसकी सैलरी ज्यादा होगी उतना उसको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। एक बंदा बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर उसको जो टैक्स देना पड़ेगा वो इनकम टैक्स कहलाएगा। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसे नहीं होता। आपने कोई भी चीज मार्केट में परचेज की है तो उसके ऊपर एक सेल्स टैक्स चार्ज किया जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने बाटा से शूज परचेज किए हैं, जो उसकी वैल्यू है वो अगर 10,000 के शूज परचेज किए हैं, उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स होगा
वो 18% के हिसाब से 1800 रुपया होगा। जो इनवाइस आपको मिलेगी वो मिलेगी 11,800 की। ये वाला जो 1800 रुपया सेल्स टैक्स पे किया जा रहा है, ये चाहे आप प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, या आप एक गरीब आदमी हैं, ये सब के ऊपर सेम ही चल रहा होगा। तो इस वजह से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो डिसप्रपोर्शनेट होते हैं, वो सब लोगों के ऊपर बराबर आते हैं। तो असल में जो टैक्स, जो एफबीआर का जो टारगेट होता है या किसी भी गवर्नमेंट का टारगेट होता है, तो वो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर चार्ज हो रहे होते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट्स की इनएफिशिएंसी की वजह से वो टारगेट्स पूरे नहीं हो पाते, तो वो सारा फोकस वो डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर करते हैं। फिर गवर्नमेंट कई दफा इसके अंदर फेयरनेस लाने के लिए कुछ ऐसी चीजें करती है जिससे थोड़ा सा पता चले कि इसके अंदर जो फेयरनेस का एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल, जो इंतहाई एसेंशियल आइटम्स होंगी, जैसे खाने पीने की चीजें हैं, एग्स हैं, मिल्क है, और कोई इंपॉर्टेंट चीजें, उसके ऊपर ये सेल्स टैक्स को या तो कम कर देते हैं, रिड्यूस रेट के ऊपर ले आते हैं, या इसको एग्जेम्प्ट कर देते हैं, सेल टैक्स नहीं लेते। इसी तरह आप गाड़ी को देखेंगे तो पहले, अभी तो इस तरह नहीं है, जो जैसे जो कार जितनी जो लग्जोरियस गाड़ियां होती हैं उनके ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो हायर साइड पे होगा, और जो जरा छोटी गाड़ियां होंगी उसके ऊपर सेल टैक्स कम होगा। अच्छा, इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ इनकम टैक्स और सेल टैक्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक गाड़ी ली, फॉर एग्जांपल एक कल्टस परचेज की, जो सुजुकी होगी, वो एक इनवाइस इशू करेगी कस्टमर को। फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि जो उसकी वैल्यू थी गाड़ी की, वो थी 40 लाख, और उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स था वो उसके ऊपर सेल टैक्स उसने चार्ज किया। फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं 7,20,000। जो टोटल कस्टमर उनको पैसे देगा वो देगा 47,20,000। अब ये जो कस्टमर ने जो सेल, ये वाला जो 7,20,000 रुपया है, ये कस्टमर ने पे किया है, और ये इनकम सुजुकी की नहीं है। सुजुकी के 4 मिलियन ही है, लिए तो उसने 4.7 मिलियन, लेकिन उसमें से 7,20,000 रुपया वो सेल्स टैक्स की मद में गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। तो ये 7,20,000 हो गया कस्टमर के लिए इनडायरेक्ट टैक्स। अब सुजुकी ने
जितनी भी गाड़ियां बेची होंगी, हम फॉर एग्जांपल ये एक ही गाड़ी बेची है, तो उसकी जो सेल प्राइस सुजुकी की जो रेवेन्यू है उसके लिए 4 मिलियन होगा। इसमें से वो अपनी कॉस्ट ऑफ सेल वो माइनस करेगी। फॉर एग्जांपल वो है 3 मिलियन। तो सुजुकी को जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 1 मिलियन। ये उसको प्रॉफिट हो गया। अब इसके ऊपर सुजुकी 29% टैक्स देगी। ये 2,90,000 ये सुजुकी के लिए डायरेक्ट टैक्स है। तो इस सारी ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी आपने देखी सुजुकी की गाड़ी की, तो उसमें जो 7,20,000 रुपया सेल्स टैक्स था, ये कस्टमर ने पे किया, इसका सुजुकी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। और सुजुकी ने जो पैसा कमाया, जो 4 मिलियन उसकी सेल प्राइस थी, उसमें से उसने जितना उसका पैसा लगा उसमें माइनस करने के बाद जितना उसको प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर उसने टैक्स दिया, वो 2,90,000 रुपया हो गया। ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। अब इसमें भी हम थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करते हैं आगे, जो सेल्स टैक्स के ऊपर सेल्स टैक्स को किस तरह लेके चलते हैं। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सुजुकी ने एक ही गाड़ी बेची, तो जो टैक्स सुजुकी ने अपनी गाड़ी बेचते वक्त चार्ज किया उसको कहते हैं आउटपुट टैक्स। इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि जो आउटपुट टैक्स था वो 7,20,000। क्या ये सारे का सारा ये गवर्नमेंट को जमा करवा देगा? नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। वो क्या करेगा कि इस 7,20,000 में से ऑलरेडी जो वो टैक्स जमा करवा चुका होगा वो उसमें से माइनस करेगा। वो कहां जमा करवा चुका होगा, कैसे जमा करवा चुका होगा, आइए उसको भी हम एक एक करके देखते हैं। उसने जो टैक्स, फॉर एग्जांपल उसने उसके कंपोनेंट खरीदे, इंपोर्ट किए, तो इंपोर्ट के वक्त भी उसने सेल्स टैक्स दिया होगा 1,00,000 रुपया, फर्ज कर रहे हैं हम। उसके बाद उसने इलेक्ट्रिसिटी यूज की, उसके ऊपर उसने टैक्स दिया 20,000 रुपया। उसने कुछ और सर्विसेज परचेज की कंसल्टेंट्स के लिए, तो उसके ऊपर उसने सेल टैक्स चार्ज किया 10,000 रुपया। तो टोटल वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को टैक्स जो दे चुका है इनवाइस के अंदर, तो वो दे चुका है 1,30,000। ये 1,30,000 उसका लिए क्या है, ये है इनपुट टैक्स। ये 1,30,000 रुपया वो माइनस करेगा, बाकी रिमेनिंग अमाउंट अपनी सेल्स टैक्स की रिटर्न के साथ 5,90,000 रुपया वो जमा करवा देगा। ये एक बहुत बेसिक ओवरव्यू है। हम इसको डिटेल में हम इसको समझेंगे आगे, इसकी तमाम डिटेल्स में जाएंगे कि ये आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स की जस्टिफिकेशन किस तरह ये काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसको हम बड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ इसका एक ओवरऑल एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पर जो जो टैक्स, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें किस तरह इसके अंदर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस में फर्क क्या है और सेल टैक्स चार्ज कैसे होता है, इसको हमने एक बड़ा
माइन्यूटली, बहुत ओवरव्यू इसका लिया। अभी हम इसको देखते हैं। फिलहाल हम जो इनकम टैक्स है वो उसका हम एक ब्रीफ सा एक ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद फिर हम तमाम चीजों को डिटेल से देखेंगे। अच्छा, बुनियादी तौर पर इनकम टैक्स में भी ये दो चीजें होती हैं, दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, दो तरह से ये टैक्सेशन इसकी हो रही होती है। एक को कहते हैं एनटीआर और दूसरा होता है एफटीआर। एनटीआर का मतलब होता है नॉर्मल टैक्स रिजीम और एफटीआर का मतलब ये होता है फाइनल टैक्स रिजीम। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, एफटीआर क्या होता है। एफटीआर का मतलब ये है कि जो टैक्स आपने पे कर दिया वो फाइनल है, आपको मजीद कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मसलन आपने बैंक में पैसे रखवाए जिसकी वजह से आपको बैंक प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, तो बैंक क्या करेगा, आपका 15,000 रुपया काटेगा, 85,000 रुपया आपके बैंक अकाउंट में प्रॉफिट ऐड कर देगा, ये 15,000 रुपया वो जमा करवा देगा गवर्नमेंट को। तो ये आपकी जो 85,000 की इनकम हो गई और ये आपकी फुल एंड फाइनल है, आपको दोबारा इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह आपने एक कंपनी में शेयर्स खरीदे हुए थे, उसकी वजह से आपको कैपिटल गेन हुआ, आपने 1 लाख के शेयर खरीदे थे, आपने बेचे 2 लाख के, आपको प्रॉफिट हुआ 1 लाख। 1 लाख के ऊपर आपका 15,000 रुपया 15% टैक्स कट जाएगा, वो बनेगा 15,000। ये भी आपका फुल एंड फाइनल होगा, ये जो कैपिटल गेन का टैक्स। इसी तरह आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, वहां से आपको डिविडेंड मिला, तो ये भी फुल एंड फाइनल होता है। इन केस में जो हम एफटीआर बात कर रहे हैं, इस केस में कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं होता। जो आपकी ग्रॉस इनकम होती है उसी के ऊपर ही टैक्स लगता है। ऊपर आप देख लें, जो भी आपने प्रॉफिट कमाया उसके अंदर किसी किस्म का कोई एक्सपेंस, आप चाहे प्रॉफिट देख लें, चाहे कैपिटल गेन देख लें, चाहे डिविडेंड देख लें, आपको किसी जगह पे एक्सपेंस नहीं चार्ज करने दिया जाएगा, आपको एक्सपेंस की इजाजत नहीं है। ग्रॉस अमाउंट के ऊपर ही एक अमाउंट लगेगी और आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। जबकि एनटीआर के केस में ऐसा नहीं होता। अब एनटीआर में मेंस हेड कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं हम। एक है सैलरी। सैलरी के ऊपर टैक्स होता है। अमूमन आमतौर पर जो सैलरी की इनकम होती है उसके ऊपर जो एम्प्लॉयर होता है वो ऑलरेडी टैक्स काट के ही वो दे रहा होता है। उसके बाद दूसरा इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट जो वो है प्रॉपर्टी इनकम। आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है तो उसके ऊपर जो आपको पैसे मिलेंगे वो उसको प्रॉपर्टी इनकम कहते हैं, वो भी एनटीआर का पार्ट है। उसके बाद मेन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है बिजनेस। जैसे हमने ऊपर देखा था सुजुकी के केस में कि उसका जो नेट प्रॉफिट था
ये सारा ये निकालने के बाद ये जो 1 लाख आया था, ये उसकी बिजनेस इनकम है। बिजनेस इनकम ये बड़ा डिटेल में हम इसको स्टडी करेंगे कि बिजनेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं और जो नेट इनकम बचती है जिसको टैक्सेबल इनकम कहते हैं वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। फिलहाल हम इसका सिर्फ हेड्स देख रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है कुछ कैपिटल गेन्स भी इसमें शामिल होते हैं। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इधर भी मैंने कैपिटल गेन बताया था। कुछ कैपिटल गेन एफटीआर में होते हैं और कुछ एनटीआर में होते हैं, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और उसके बाद अदर सोर्सेस, ये बुनियादी तौर पर ये 5 हेड होते हैं जिसकी इनकम एनटीआर के अंदर जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि एक बंदा है जो सैलरी ले रहा है, एक इंडिविजुअल है, उसकी क्योंकि कंपनी की तो सैलरी नहीं हो सकती, एओपी की भी सैलरी नहीं हो सकती, तो एक इंडिविजुअल है, उसकी सैलरी है 1 मिलियन। उसको रेंट आ रहा है 5 लाख। उसने जो बिजनेस इनकम उसने बिजनेस किया पूरे साल में, जो बिजनेस इनकम वो उसको हुई 2 लाख। अदर सोर्सेज में उसको आया 1 लाख। तो ये जब एक चीज हम और ऐड कर लेते हैं, उसको डिविडेंड मिला 5 लाख। अब उसकी टैक्सेशन कैसे होगी? जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो डिविडेंड है ये एफटीआर की इनकम है, इसके ऊपर जो टैक्स कट गया उसके लिए फुल एंड फाइनल हो गया। ये बाकी जो इनकम है उसके लिए ये एफटीआर की बजाय एनटीआर की इनकम्स है, इसका सबका टोटल हो करेंगे। ये टोटल 1.8 मिलियन की इनकम बन गई। अब इस 1.8 मिलियन की इनकम के ऊपर उसको टैक्स लगेगा। अब वो टैक्स कैसे लगेगा, ये इसमें एक और पॉइंट आ जाता है। टैक्स उसको स्लैब रेट के ऊपर लगेंगे। अब स्लैब रेट, क्योंकि ये इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट भी 2 तरह के हैं। एक स्लैब रेट है सैलरी का और दूसरा है स्लैब रेट अदर देन सैलरी। अच्छा, ये इसकी कैलकुलेशन डिपेंड करती है कि सैलरी कौन, किसको हम सैलरी कहेंगे, किसको हम अदर देन सैलरी स्लैब कहेंगे। क्योंकि सैलरी के जो स्लैब रेट्स हैं उसमें टैक्स कम है, लोअर साइड पे, यहां पे थोड़ा सा टैक्स हायर साइड पे है। तो अब इसका डिसीजन किस चीज के ऊपर होगा? इसका डिसीजन होगा अगर हमारी किसी भी इंडिविजुअल की सैलरी की इनकम टोटल इनकम का 75% हो, ये टोटल इनकम आ गई। सेवेंटी 75% हो तो वो सैलरीड इन क्लास कहलाएगी, सैलरीड पर्सन कहलाएगा। अदरवाइज वो अदर देन सैलरी में चला जाएगा। अब हम अब डिवाइड करें इस केस को, अगर हम देखें तो अगर आप 1 मिलियन को
टोटल इनकम के ऊपर डिवाइड करें तो इसका जो आंसर है वो 75% से कम आएगा। ये लेस देन 75% है। तो अब इसमें सूरत में ये कौन सी क्लास बनी, कौन से टैक्स लगेंगे इसके ऊपर? अदर देन सैलरीड क्लास वाले टैक्स लगेंगे इसके ऊपर। अब हम स्लैब रेट को देखते हुए डिसाइड करेंगे कि अब इसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। तो अब टोटल ये हमें आइडिया हो गया कि इसकी टोटल इनकम जो है वो 18 लाख है, और ये भी फैसला हो गया कि ये सैलरीड क्लास नहीं है, अदर देन सैलरीड क्लास है। तो अब फर्स्ट शेड्यूल में जाकर इसके ऊपर जो रेट लगेंगे, आप फर्स्ट स्केड्यूल में जाके हमें इसके रेट लगा के इसको करना पड़ेगा। ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। यहां से ही हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे, आगे हम इसका पूरा केस बिल्ड करेंगे कि मजीद टैक्सेशन किस तरह होगी। थैंक यू।